चलिए, तो अब हम आ गए हैं क्लैट 2008 पे। तो मैं वैभव शुक्ला आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। ठीक है, वेलकम टू स्टडी अड्डा एंड दिस इज वैभव शुक्ला एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट 2008। किस बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में। कौन से क्लैट के क्वेश्चन पेपर के बारे में? 2008 के क्लैट के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम और आप डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। ठीक, 2008 का जो क्लैट का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें लीगल एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन आए थे? 15 ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, रूल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ये, जैसे कि हमने 2011 के पेपर में देखे थे। ठीक है, कैसे पेपर आएंगे? रूल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो रूल का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जो हमारे प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन होते थे ना वैसे। ठीक है, या तो आप उसे रूल बेस्ड कह लीजिए या प्रिंसिपल बेस्ड कह लीजिए। ठीक, उसके बाद एक सेट ऑफ फैक्ट दिया होगा जिसपे हमें ये रूल और प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद हमें क्या निकालना है? कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, ठीक, बात को समझ गए हम? ठीक है, तो वही पुराना जो जिस तरीके से हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो इन 15 क्वेश्चंस को देखते हैं कि इन 15 क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है अंदर। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किस बारे में? बात करेंगे भाई हम अगले क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए कितना ही बढ़िया इन्होंने पीपीटी बना दी है आपके लिए। पीछे भी क्लैट 2008, आगे भी क्लैट 2008। तो ये क्लैट 2008 मुझे लग रहा है कि कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए लेके आने वाला है, क्योंकि इसकी पीपीटी बहुत स्पेशल लग रही है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए बहुत होने वाला है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो पहले क्वेश्चन में दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन क्या कह रहे हैं कि ईच क्वेश्चन कंटेन्स सम बेसिक प्रिंसिपल एंड फैक्ट सिचुएशन। भाई हर क्वेश्चन में कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए हुए हैं और फैक्ट सिचुएशन दिए हैं विच दीज बेसिक प्रिंसिपल हैव टू बी अप्लाइड। और उन पे ये बेसिक प्रिंसिपल पे, ठीक है, फैक्ट सिचुएशन पे हमें ये बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई करना है। अ लिस्ट ऑफ प्रोबेबल डिसीजन एंड रीजंस आर गिवन, और उसके नीचे एक लिस्ट दी हुई है प्रोबेबल डिसीजंस और रीजंस की, और हमें एक डिसीजन विद रीजन क्या करना है? चूज करना है। समझ गए बात को हम? ठीक है, तो आप बहुत समझदार लोग तो हैं ही, मुझे लग रहा है कि आप बात को तो समझ ही गए होंगे। तो पहले हम प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 3-4 प्रिंसिपल दिए हुए हैं। उसके बाद हम फैक्ट्स समझ लेते हैं, फैक्ट्स क्या कहना चाह रहे हैं, और प्रिंसिपल और फैक्ट्स दोनों समझने के बाद हम क्या करेंगे? हम आगे बढ़ेंगे हमारे रीजंस की और डिसीजंस की ओर। ठीक, तो पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की डेथ के बाद The widow shall inherit the property of her deceased husband along with children equally। तो ये कह रहे हैं कि जो विडो है, जो विधवा औरत है, ठीक है, अगर कोई भी आदमी मरता है तो उनकी जो विडो है वो अपने चिल्ड्रन के साथ इक्वली उस डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। ठीक, समझ गए इतनी बात को? हम समझे कि नहीं समझे? समझ गए। सेकेंड बोल रहा है अ विडो कैन नॉट क्लेम द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड इफ ऑन द डेट व्हेन द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन ओपन्स शी हैज रीमैरिड। ठीक है, लेकिन विडो उस प्रॉपर्टी को क्लेम कब नहीं कर सकती है? तब नहीं कर सकती है कि जिस दिन वो सक्सेशन का क्वेश्चन ओपन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन जिस दिन ओपन हुआ तो उस विडो ने क्या कर रखा था? दूसरी शादी कर रखी थी, रीमैरिज कर ली थी। ठीक है, शी हैज रीमैरिड। A female acquiring property in any way has the absolute title to the property। और जब भी कोई फीमेल किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है किसी भी तरीके से, तो उसका उस प्रॉपर्टी में क्या होता है? एब्सोल्यूट टाइटल होता है। कैसा टाइटल होता है? एब्सोल्यूट टाइटल होता है। ठीक, इस बात को भी हम समझ गए। चलिए, तो फैक्ट को अप्लाई करते हैं। अप्लाई द अबव 3 प्रिंसिपल एंड डिसाइड द केस ऑन द फॉलोइंग फैक्ट सिचुएशन। तो अब हमें क्या करना है? हमें इन प्रिंसिपल को इस पे अप्लाई करना है और देखना है कि भाई क्या होने वाला है। चलिए, व्हेन सुधीर डाइड, जब सुधीर की डेथ हुई, ही हैड 1/3 शेयर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। तो उनके पास 1/3 शेयर था फैमिली प्रॉपर्टी का। ठीक है, मान लीजिए 99 एकड़ ऑफ लैंड था अगर, ठीक, 99 एकड़ ऑफ लैंड था, तो सुधीर का कितना था? सुधीर का था 33 एकड़, बेसिकली 1/3। ठीक, विच द 3 ब्रदर्स रुधिर
सुधीर एंड यासु इनहेरिटेड फ्रॉम फादर बी। ठीक है, तो आर एस और वाई, आर एस और वाई, ठीक है, कि फादर थे कौन, बी, उनसे उन तीनों को 33 एकड़ लैंड मिला था, अपन ऐसा मान के चलते हैं। चलिए, सुधीर डाइड ऑन September 23, 2006 विदाउट हैविंग एनी इशू। तो 2006 23 सितंबर को क्या हुआ, सुधीर की डेथ हो गई बिना किसी बीमारी के कारण। ठीक है, द विडो ऑफ सुधीर मिसेस विन रीमैरिड ऑन January 1, 2007। और भैया वो सितंबर में खत्म हुई और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बाद 1 जनवरी 2007 को उनकी जो विडो थी उन्होंने क्या कर दिया, रीमैरिज कर ली। रुधिर एंड यासु, ठीक, रुधिर एंड यासु जो सुधीर के भाई थे, रिफ्यूज्ड विन द शेयर फ्रॉम सुधीर पोर्शन व्हेन विन क्लेम्ड द एंटायर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सुधीर ऑन January 30, 2007। उसके एक महीने बाद, एक मंथ बाद उन्होंने क्या बोला कि मुझे एंटायर प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, मुझे पूरी प्रॉपर्टी जो सुधीर को बिलोंग करती है, बेसिकली जो 33 एकड़ ऑफ लैंड है या फिर 1/3 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, मुझे पूरा चाहिए। और रुधिर और यासु ने रिफ्यूज कर दिया। सिलेक्ट योर डिसीजन फ्रॉम द पॉसिबल डिसीजन गिवन इन लिस्ट 1 एंड द अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द इंडिकेटेड रीजन गिवन इन लिस्ट 2 गिवन बिलो। चलिए, लिस्ट 1 में हमें रीजन देखना है और लिस्ट 2 से हमें रीजन देखना है। लिस्ट 1 में हमें क्या देखना है, डिसीजन, और लिस्ट 2 में क्या देखना है, हमें रीजन, और उसके बाद रीजन और डिसीजन का हमें आंसर बताना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या डिसीजंस दिए हुए हैं और कौन कौन से रीजंस दिए हुए हैं। तो डिसीजन दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है, कि विन कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सुधीर, विन कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सुधीर। तो अब देखिए, हमारा जो प्रिंसिपल है सेकंड वाला, वो क्या बोल रहा है कि विडो कैन नॉट क्लेम द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड इफ ऑन द डेट व्हेन द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन ओपन शी हैज रीमैरिड। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन कितनी तारीख को ओपन हुआ, 30 Jan 2007। ठीक है, इन माताजी ने शादी कब कर ली थी, 1 Jan 2007। ठीक, मतलब कि 30 दिन पहले। ठीक है, तो अब अगर हम प्रिंसिपल बी हमारा इस पे अप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल बी के हिसाब से अब ये उसको क्लेम नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि जिस तारीख को वो क्लेम सक्सेशन का ओपन हुआ उस तारीख को ये रीमैरिड थी। ठीक, बात खत्म। चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया कि विन कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सुधीर। ठीक, तो ए हमारा सही हो गया। ठीक है, समझ गए यहां तक बात को। चलिए, तो अब हमें रीजन बताना है कि रीजन क्या होगा। तो रीजन पहला है, विन डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली, विन वॉज रीमैरिड। ठीक, हर क्लेम वॉज ऑन द डेट ऑफ सुधीर डेथ, है ना, हर क्लेम वॉज सबमिटेड आफ्टर शी वॉज रीमैरिड। चलिए, ठीक, ठीक, बात समझ गए, हर क्लेम वॉज सबमिटेड आफ्टर शी वॉज रीमैरिड। ठीक है, बात इतनी है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें रीजन बताना है कि भाई वो उस पर्टिकुलर फैमिली से रिलेट नहीं करती है इसलिए, या फिर वो रीमैरिड हो गई थी इसलिए, किस लिए हम उसको वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, विन डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली, ये तो नहीं होगा। ठीक है, विन वॉज रीमैरिड, हर क्लेम वॉज ऑन द डेट ऑफ सुधीर डेथ, नहीं, सुधीर की डेथ के दिन कहा था उनका क्लेम। हर क्लेम वॉज सबमिटेड आफ्टर शी वॉज रीमैरिड, बिल्कुल, उनका क्लेम जिस दिन सबमिट हुआ उस दिन वो रीमैरिड हो चुकी थी, उनकी शादी हो चुकी थी, है ना। और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि भाई अगर कोई विडो जिस दिन सक्सेशन का क्लेम ओपन होता है उस दिन रीमैरिड है तो वो फिर क्लेम नहीं कर सकती है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो हमारा डिसीजन रीजन क्या हुआ कि भाई यहाँ से हमारे को ए मिला और यहाँ से हमें 4 मिला, ये हुआ हमारा आंसर। ऑप्शन ए बोल रहा है ए का 1, जी नहीं। सी बोल रहा है ए और 3, जी नहीं। बी बोल रहा है ए और 1, जी नहीं। डी बोल रहा है ए और 4, बिल्कुल ए और 4। अब देखिए, जब हम पूरा पढ़ रहे थे हमने तब तक नीचे ये जो हमारे आंसर से इन्हें नहीं देखा था। अगर हम इन आंसर को देख लेते तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। तो ये ऑप्शंस हमें क्या क्लियर कर देते
कि भाई विन कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सुधीर, ये बात तो पक्की पक्की तय हो जाती। फिर तो हमें सिर्फ इतना पता करना होता कि भाई उसे प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिलनी है। तो ये जो यहाँ पे हमने 2 से 5 मिनट लगाए, ठीक है, ये हमारे नहीं लगते। ठीक, ये कुछ ट्रिक्स होती है। ठीक, देखिए अब मुझे ये चीज पहले से भी पता थी, पर मैंने आपको क्वेश्चन से पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमें डायरेक्ट वहां जंप नहीं करना था। अभी तो हम सीख रहे हैं ना, तो सीखते टाइम तो हम क्राइटेरिया सीखेंगे, सीखते टाइम तो हम प्रोसीजर सीखेंगे। ठीक है, और अब जब हमने पूरा देख लिया, सीख लिया, उसके बाद हमने उस चीज को देखा कि अरे हाँ यार ये भी हो सकता था। ठीक है, तो ऐसी चीजों को भी ध्यान में, ऐसी चीजों को हमें कब ध्यान रखना है, ऐसी चीजों को हमें एग्जाम देते टाइम ध्यान रखना है कि यार 4 ऑप्शन है, चारों में ए तो है ही पहला, तो मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ए हो गया। अब मुझे सिर्फ सेकंड का ढूंढना है, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, है ना, समझ रहे हैं। तो ऐसे करके हमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हमारा यूज करना है। चलिए तो आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे को 2 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, फिर फैक्ट्स दिए हुए हैं और उसके बाद हमसे पॉसिबल डिसीजन पूछा है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इफ अ पर्सन कमिट्स एन एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज टू अनदर पर्सन। ठीक है, ये डेड नहीं होगा, ये आपका होगा डेथ, है ना। by which death is caused to another person and the act is done with the intention of causing death, that person is liable for murder। जब कोई पर्सन कोई एक ऐसा एक्ट करता है जिस एक्ट से दूसरे पर्सन की डेथ हो जाती है और वो एक्ट इस इंटेंशन से किया जाता है कि हाँ भाई मुझे इस पर्सन की डेथ कॉज करनी है, तो क्या कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या कमिट किया है, मर्डर कमिट किया है। सेकंड क्या कह रहा है प्रिंसिपल, अ पर्सन हैज अ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ टू अनदर, ठीक है, प्रोवाइडेड ही एप्रीहेंड्स डेथ बाय द एक्ट ऑफ द लेटर। ठीक है, एक पर्सन के पास जो सेल्फ डिफेंस है वो कहाँ तक का है, वो सेल्फ डिफेंस में किसी दूसरे इंसान की डेथ भी कॉज कर सकता है, लेकिन वो डेथ कॉज कब कर सकता है, जब उसे ये डर हो कि सामने वाला मेरी डेथ कॉज करेगा, है ना। अगर ए को लग रहा है कि बी मुझे मार सकता है जान से, तो बी अपने सेल्फ डिफेंस में ए की डेथ भी कर सकता है। ठीक, और उसके लिए उसको डिफेंस मिलेगा सेल्फ डिफेंस का। चलिए, प्राइवेट डिफेंस का, नॉट सेल्फ डिफेंस का। ठीक, हाँ वही सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस एक ही बात होती है। फैक्ट्स, शिवा वेंट टू अ हार्डवेयर शॉप ओन्ड बाय अनूप। शिवा एक हार्डवेयर शॉप के पास गया, शॉप पे गया, जिसका ओनर कौन है, जिसका ओनर है अनूप। कौन है ओनर, ओनर है अनूप। बार्गेनिंग ऑन सम आइटम लेड टू अल्टरकेशन बिटवीन द टू एंड शिवा पिक्ड अप अ शार्प ऑब्जेक्ट एंड हिट एट अनूप। ठीक है भाई, दोनों के बीच में बार्गेनिंग के कारण क्या हुआ, दोनों के बीच में बार्गेनिंग के कारण क्या हुआ, थोड़ी सी बहस हो गई और शिवा ने एक शार्प ऑब्जेक्ट उठा के अनूप को मार दिया। When Anup started bleeding, his wife Mridula intervened and she was also hit by Shiva and she became unconscious। जब उसकी वाइफ, अनूप की वाइफ मृदुला ने इंटरवीन करने की कोशिश की तो क्या हुआ, मृदुला को भी उसने मारा और वो भी अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। फाइंडिंग हिमसेल्फ totally cornered, Anup delivered a severe blow to Shiva with a sharp object। Shiva died instantly। तो जब अनूप ने देखा कि यार मैं तो बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया हूँ और बिल्कुल कॉर्नर्ड हो गया हूँ, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने एक ब्लो दे दिया किसके, शिवा को, एक शार्प ऑब्जेक्ट से, और शिवा इंस्टेंटली ही मर गया। ठीक, अब हमें बताना है पॉसिबल डिसीजंस। पहला डिसीजन कह रहा है कि अनूप ने शिवा का मर्डर किया। दूसरा कह रहा है कि अनूप ने किल किया शिवा को विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। सी कह रहा है अनूप किल्ड शिवा विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो, जस्ट टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। प्रोबेबल रीजन फॉर द डिसीजन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इंटेंशन का फैक्टर तो गायब है। कौन सा फैक्टर गायब है, यहाँ पे आपका इंटेंशन का फैक्टर तो गायब है। और हमारा मर्डर का जो प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है कि इंसान की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो डेथ कॉज करना चाहता है सामने वाले इंसान की। ठीक है, इतनी चीज तो हम समझ गए कि भाई सामने वाले की इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक, तो अनूप मर्डर्ड शिवा तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अनूप किल्ड शिवा विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग, भाई इंटेंशन तो थी नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्या कि अनूप ने शिवा को विदाउट एनी इंटेंशन मार दिया, तो ताकि वो खुद को और खुद की वाइफ को सेव कर सके। ठीक है,